तो विद्यार्थियों स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली विद्यार्थियों सभी आपकी मौत हो चुकी है क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 2 की वीडियो। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है इस पार्ट 2 की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 1 की वीडियो कक्षा 7 विज्ञान की हमने बना दी है और ये जो आपकी वीडियो है पार्ट 2 की वीडियो, इसमें संपूर्ण सॉल्यूशन A to Z सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, एक सेकंड भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं, बिल्कुल जी हाँ विद्यार्थी टॉपर बनना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना होगा, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, फिर आपको बेल आइकन का बटन ऑन करना होगा जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप जानते हैं, देखिए अब पूरा का पूरा मैं संपूर्ण हल आपको बताऊंगा। ये आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका 50 नंबर का पेपर है, ये पूरा 50 का 50 सॉल्व करवा दूंगा इसी वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जितनी भी मगरमाजी आपकी ढूंढने की यूट्यूब पर बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पार्ट 2 की वीडियो है, पार्ट 1 की वीडियो मैंने पहले बना दी थी, ठीक है। पार्ट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी जाकर देखिएगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 हमारा रहता है, उसमें संपूर्ण सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए संपूर्ण सॉल्यूशन देख लेते हैं। टाइम को ज़्यादा हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको बताया टाइम को हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वही आपको बताते हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी क्या है जो नए आए होंगे चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या पार्ट 1 में जो क्वेश्चन बताए थे उनको जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्नों के आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें क्या सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर बसा दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है गाजर, घी, तेल, सूर्य का प्रकाश और आमला, ये 4 दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा। यदि आपको इनमें से कोई भी नहीं आता तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आपको इनमें से एक ऑप्शन पता होना चाहिए कि एक जोड़ी किस तरीके से मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर पता है विटामिन सी का आंवला होता है, तो मैं देखूंगा इसकी सी का होना चाहिए आई भी, तो यहाँ पर देखूंगा ये नहीं है आई भी, सी का आई भी यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सी का आपको आई भी यहाँ पर, तो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है कि विटामिन सी का आंवला होता है, यानी कि सी का आई भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी का सेकंड है, ये नहीं होगा, सी का थर्ड है, ये भी नहीं होगा, सी का आई ये वाला, यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि सी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सी जो कि है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ और डी का आपका थर्ड। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, तो ये हो जाएगा। जी हाँ बताया, तो पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन पूरे जैसे कि मैंने बता दिया 50 में से 50 अंक का बताऊंगा, तो बस बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, जल्दी जल्दी सभी का आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय, हमें उस पदार्थ के बारे में बताना जो क्या होता है जल में क्या पूर्णतः घुल जाता है, यानी कि ये आपका पानी है, पानी में इसमें से हम क्या चाय की पत्ती डालें या चाक पाउडर डालें या बालू डालें या चीनी डालें कि वो पूरा घुल जाए, यानी कि पूरा उसमें विलय हो जाए। विलय का मतलब होता है पूरी तरीके से उसमें घुल जाना, ठीक है। अब देखिए चाय की पत्ती डालेंगे तो वो नहीं घुलेगी, चाक पाउडर डालेंगे तो वो भी आपका क्या है नहीं घुलेगा, बालू डालेंगे तो वो भी नहीं घुलेगा। लेकिन यदि आप चीनी डालेंगे, आपके जल में चीनी क्या घुल जाती है पूरी की पूरी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, चीनी कर देना। यहाँ पर आपको लिख देना किस प्रकार से, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर आपको विद्यार्थियों क्या लिख देना, यहाँ पर आपको लिख देना है चीनी, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है चीनी। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, इस तरीके से ही आपको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था इस क्वेश्चन में। फिर आता है आपका प्रश्न 3 की उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण हमें बताना है, ठीक है। और जिन्हें विद्यार्थियों ने पार्ट 1 देख लिया तो वो आगे आने वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण बताना है, दूध का दही बनना है, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, कली से फूल का बनना, अनाज से बनाया गया आटा, तो इनमें से क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए उत्क्रमित का मतलब आपको समझना होगा कि उत्क्रमित होता क्या है, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जो पार्ट 1 में बता दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आपका आंसर हो जाएगा गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ठीक है। यदि पूरा डिटेल में आंसर जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, पूरा डिटेल में मैंने पार्ट 1 में समझाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी, आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पर्वतीय प्रदेशों के वृक्ष के पत्ते कैसे होते हैं ये हमें बताना है। तो जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्ष के जो आपके पत्ते होते हैं वो सुई के आकार के होते हैं। जो आपकी सुई होती है, जो आप सुई सभी के घर में सिलाई मशीन तो होगी, उसमें जो सुई होती है उसके बारे में पूछा गया था कि सॉरी पर्वतीय प्रदेशों के पत्ते के बारे में पूछा गया था। तो सुई के आकार की होती है, सुई आप जानते हैं कितनी छोटी होती है, अति सूक्ष्म होती है आपकी सुई, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति क्या हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं ये हमें बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उद्दीपन। ऑप्शन आपके थे श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों उद्दीपन, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्क्रीन पर रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे
कि सिलाई मशीन में सुई की गति, यानी कि सिलाई मशीन आपने सभी को बताती हूँ घर में आपकी होगी, आपने एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सिलाई मशीन में सुई की जो गति होती है निम्न में से किस गति का उदाहरण, क्या वो रेखीय गति होती है, आवर्ती गति होती है, दोलनी गति होती है या वृत्ताकार गति होती है, हमें बताना है। ये छठा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, सिलाई मशीन में सुई की जो गति होती है बताती है वो आपकी रेखीय गति होती है। किस प्रकार गति होती है बताती हूँ, रेखीय गति होती है। तो ये छठे का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा, यानी कि हमें उस वस्तु के बारे में बताना है कि यदि यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये आपको शेल है, यहाँ पर एक तार निकला हुआ है, इस तरीके से एक तार निकला हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से तार निकला है, ये तार यहाँ पर निकला, ठीक है। अब इनके बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह पर क्या हम गंधक रखें तब ये बल्ब जलेगा, या हम कोयला रखें तब जलेगा, लोहे की छड़ रखें तब जलेगा, या लकड़ी रखें तब जलेगा। तो आप जानते हैं ये जो बल्ब है तभी जलेगा जब इनके खाली स्थान पर कोई ऐसा पदार्थ रखे जो कि चालक हो, विद्युत का। कैसा हो, विद्युत का चालक होना चाहिए, तभी क्या ये जलेगा। अब विद्युत का चालक क्या होता है, क्या कोयला होता है, लकड़ी होती है, गंधक होता है, लोहे की छड़। तो आप सभी जानते हैं जो लोहा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आपने सुचालक कुचालक अर्धचालक पढ़े होंगे, तब आपने जाना होगा कि जो लोहा होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो लोहे की जो छड़ हो जाएगी वो भी क्या आपकी हो जाएगी, विद्युत की आपकी हो जाएगी चालक, ठीक है। तो सातवें का आंसर हो जाएगा आपका लोहे की छड़। क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने बताया 50 में से 50 अंक आप तभी ला पाएंगे जब मैं आपको यहीं सभी क्वेश्चन के आंसर याद करा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरे आंसर मैं आपको यहीं याद करा दूंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। यदि जो विद्यार्थी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, जो पेशेंट रखेंगे, तो उनको ही फायदा मिलेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां आपको दिया गया था, दिए गए चित्र में बूजो क्या करता है। यहाँ पर ये दो आपको ये जो दिख रहा है लड़का, ये क्या, इसका नाम है बूजो, ठीक है। क्या नाम है, बूजो। तो दिए गए चित्र में बूजो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न भिन्न नलिकाओं चित्र और चित्रबाह में देखता है। किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो थोड़ा स्लो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बूजो है, ये भी बूजो है, यहाँ पर इसके पास एक नलिका है, इस चित्र में भी इसके पास नलिका है, यहाँ पर ये क्या है, मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पर भी मोमबत्ती जल रही है। अब हमें यह बताना है कि इन दोनों नलिकाओं में से किस में से उसे क्या स्पष्ट दिखेगा कि मोमबत्ती जल रही है। क्या इस नलिका में से दिखेगा या इस नलिका में से दिखेगा। अब देखिए ये जो नलिका, ध्यान से देखिए, ये जो नलिका है बिल्कुल सीधी है, और ये जो वाली सेकेंड नलिका वाली दी गई, इसमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सीधी जा रही है, लेकिन फिर इसमें उभार ऊपर आता है, फिर नीचे हो जाती है, फिर सीधी जाती है। यानी कि आप खुद जानते हैं आपके घर में जो फूकनी होती है उसमें से यदि आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरीके की सीधी होती है। लेकिन यदि आप किसी टेढ़ी नली में देखेंगे तो आपको कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो यदि नली सीधी होगी तभी हमें मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो यहाँ पर नली सीधी है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, और यहाँ पर क्या टेढ़ी है तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो इसका आंसर आपका आ होना चाहिए कि आ वाला ऑप्शन है, इसमें क्या ये मोमबत्ती आपको क्या इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब इसके ऑप्शन क्या है वो बता देता हूँ, आंसर तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आपका आ वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आ वाला जो आपका है उत्तर वही आपका हुआ, तो ये आपको फर्स्ट वाला कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है केवल आ चित्र है उससे ही हमें मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब देखिए दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा। देखिए चुंबक में ध्रुव कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यदि दो चुंबकों के समान ध्रुव को आप पास में लाएंगे तो उन पर प्रतिकर्षित होगा। यदि असमान ध्रुव को लाएंगे तो आकर्षण होगा, लेकिन यदि समान ध्रुव को ही आप पास में लाएंगे तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण ही होगा। जैसे आप जानते हैं जो आपके प्लस और प्लस जो आवेश होते हैं, यदि इनको आप आपस में लाएंगे तो ये कैसे हैं, समान है, तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है विद्यार्थी, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार यदि माइनस और माइनस ये भी कैसे हैं, समान है, यदि इनको भी आप आपस में लागो तो इनमें भी क्या होगा विद्यार्थी, प्रतिकर्षण ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि प्लस माइनस को लागो तो ये कैसे हैं, असमान है, एक प्लस एक माइनस असमान है, यदि इनको शामिल लाएंगे तो इनमें आकर्षण होगा, यानी प्लस माइनस आकर्षित होते हैं जबकि माइनस माइनस प्लस प्लस प्रतिकर्षित होते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई कैसे ही मात्रक पूछा गया है, तो आप बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे लंबाई कैसे मात्रक मीटर होता है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पूरे 50 में से 50 अंक आपको करवाने हैं, तो पूरे हमें आंसर बताने ही होंगे, और वीडियो में पहले ही कह दिया है कि पूरे बताएंगे तो पूरे ही बताएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है, शरीर में आयोडीन, लोह व कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। पित्त की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताना है, फिर हमें लोहे की कमी से बताना है, कैल्शियम की कमी से बताना है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 3 क्वेश्चनों को क्या कर दिया, समेट दिया है। तो चलिए देखते हैं आंसर। भले ही उन्होंने हमसे क्या एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हो, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन के आंसर भी दे देंगे, बिल्कुल क्या स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट काम करेंगे, स्मार्ट तरीके से आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से, तो सर ने लिखा शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। फिर पूछा गया था
लोहे की कमी से तो हमने लिख दिया, लोहे की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। फिर पूछा गया था कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम की कमी से रोग होता है वो होता है ऑस्टियोपिनिया। कौन सा होता है? ऑस्टियोपिनिया। ये क्या होता है जो रोग होता है ऑस्टियोपिनिया, ये हड्डियों में होता है, ये हड्डियों में होने वाला रोग होता है, ऑस्टियोपिनिया हो सकता है। फिर पूछा गया था पित्त की कमी से होने वाले रोगों के नाम, तो नाम लिख दिए हैं। उसके बाद पूछा गया था कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है, यानी कि यदि हमें इनमें की कमी हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए, उनके लिए क्या आवश्यक स्रोत होते हैं। तो देखिए आवश्यक स्रोत आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि दूध, यदि आपकी आयोडीन की कमी होती है तो आपको दूध खाना चाहिए। लोह की कमी होती है तो आपको अंडा, मछली, पालक आदि खानी चाहिए। कैल्शियम की कमी के लिए, तो कैल्शियम की कमी के लिए आपको क्या कैल्शियम की गोलियाँ आती हैं बाजार में, उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की हम बारे में बात करें तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है 12वां, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो कठोर पदार्थ क्या होते हैं और कोमल पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब होता है जिन्हें हम दबा सकें, जैसे कि कोई भी हमारे पास एक कागज है, क्या इसे हम आसानी से दबा पा रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर संपीड़ित का मतलब होता है दबाना, ठीक है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सके उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण से आप सब क्लियर हो जाएगा आपका, सारे डाउट यदि होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए कठोर पदार्थ आपका लोहा हो जाएगा, लोहा को आप आसानी से बिल्कुल नहीं दबा सकते, लोहे को आप जब तक ठोकेंगे नहीं, बहुत बहुत प्रेशर नहीं लगाएंगे तब तक वो उसका कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार पत्थर आपका होता है। जबकि कोमल पदार्थों की हम बात करें तो कोमल पदार्थ में विद्यार्थियों आपको जाएंगे रुई, रुई को आप आसानी से अगर आप हाथ रख देंगे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से तो भी रुई दब जाएगी। उसी प्रकार आपकी मोम होती है, ये भी आसानी से आपकी दब जाएगी। तो विद्यार्थी यहाँ तक कितने 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ तक जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। अब आपको देखिए वीडियो को आगे मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो विद्यार्थी देर किस बात की, आपके लिए लगातार सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं, पूरे 50 अंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हर पेपर में, 50 में से 50 का आपके लिए हम वादा किया है। तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना होगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी विद्यार्थियों आपको सब्सक्राइब तुरंत अभी करना होगा, अभी क्या अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा होगा तो उस बटन को दबा दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का चिन्ह देखने को मिलेगा, इस तरीके का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, प्रश्न क्रमांक 13 था कि बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चलाया जाता है। तो देखिए लकड़ी से बने बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम कसने के लिए रिम को गर्म किया जाता है, यानी कि जब आप लकड़ी की आपकी बनी बैलगाड़ी है उस पर बैलगाड़ी के पहिए पर यदि आप लोहे की रिम चलाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रिम को गर्म करना होगा, क्योंकि यदि आप रिम को गर्म नहीं करेंगे तो रिम क्या छोटी होती है, वो डायरेक्ट नहीं चल पाएगी। जैसे ही आप रिम को गर्म करेंगे तो जिससे क्या उसका आकार बढ़ जाता है और उसे आप क्या आसानी से बैलगाड़ी की पहिए, जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उस पर चला सकते हैं। जैसे ही आपकी रिम बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ जाए तो उसके बाद उसे आप ठंडा करेंगे तो बिल्कुल आपका फिट आ जाएगा। तो ये आपका दिया गया है, लकड़ी से बने बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम कसने के लिए रिम को गर्म किया जाता है, जिससे रिम का आकार बढ़ जाता है, जिसे चलाने के बाद ठंडा कर लेते हैं। आगे देखिए अगला दिया गया है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने की कौन कौन से गुण उनमें परिलक्षित होते हैं लिखना है। देखिए घास स्थल में रहने वाले जीव जिराफ और हिरण हैं। घास स्थल में रहने वाले जीव को वर्षा का सामना करना पड़ता है, जिसके वो अक्षय हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं, क्योंकि यदि वो ऐसे स्थान पर कोई भी जीव, जैसे कि हम अपनी भी बात कर लें, यदि हमारे यहाँ डेली बारिश होती है तो उसके क्या हम आदी हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो आपके यहाँ पर घास स्थल होते हैं वहाँ के जो प्रमुख जीव होते हैं वो जिराफ और हिरण होते हैं, और घास स्थल में रहने वाले जीव को वर्षा का सामना करना पड़ता है, जिसके क्या वो आदी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया था आपका जो कि उद्दीपन किसे कहते हैं, पौधे तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का कोई एक उदाहरण देना। देखिए उद्दीपन की परिभाषा देखिए, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं, यानी कि जैसे कि कोई भी बाह्य परिवर्तन हो रहा है तो उनके कारण हम जो स्वयं में जो परिवर्तन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। अपनी भाषा में बता दिए, जैसे कि उदाहरण पौधे में कैसे होता है उद्दीपन, तो आपने एक पौधे का नाम सुना होगा जो कि छुई मुई है। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ये क्या है, जैसे ही उसमें हाथ लगाएंगे हम तो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगी। तो ये उद्दीपन की क्रिया ही होती है। इसी प्रकार जंतुओं में उद्दीपन की बात करें तो जब रात में बल्ब जलाते हैं तो कॉकरोच अचानक भाग जाते हैं और अपनी जो जगह होती है उनकी वहाँ पर वो चले जाते हैं, तो ये भी उद्दीपन का एक उदाहरण होता है, ठीक है। अब देखिए 16वां, किसी चलते हुए साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानता लिखिए। यानी कि
यहाँ पर क्या पूछा गया है आपका, चलती हुई साइकिल। जैसे साइकिल आपकी होती है, इस तरीके की साइकिल होती है, आप जानते ही होंगे, ये आपकी साइकिल होती है। तो ये आपका जो साइकिल का पहिया है और इस तरीके से आपका फ़ैन आपने देखा होगा, इन दोनों में ये यदि पंखा चल रहा है और ये साइकिल का पहिया आगे बढ़ रहा है तो इनमें क्या समानताएं हो सकती हैं और क्या असमानताएं हो सकती हैं। क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है और कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलते साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति को गति में समानता है कि दोनों में घूर्णन गति होती है। यानी कि जो पहिया होगा वो भी कैसा गोल गोल घूमेगा और ये भी क्या इस तरीके का गोल गोल राउंड ही करेगा। यानी कि दोनों की गति कैसी होती है, घूर्णन गति है। जबकि असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतर गति करता है और छत का पंखा आपका स्थानांतर गति नहीं करता। यानी कि जो आपका स्थानांतर गति से मतलब यह है कि जो पहिया है साइकिल का एक स्थान से यहाँ जैसे ही घूमेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर घूमेगा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये गति कर रहा है ना, स्थानांतर गति कर रहा है, लेकिन पंखा वहीं के वहीं घूम रहा है, इसके स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये पार्ट 2 था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। ये वीडियो थी पार्ट 2 की वीडियो थी। पार्ट 1 की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी, यदि आपने नहीं देखा जाकर देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको कितने 16 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, आप जानते हैं आपके 22 क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम पार्ट 3 की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेकिन पार्ट 3 की वीडियो को आप तभी देख पाएंगे जब आप क्या वीडियो को लाइक करेंगे और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन के बटन को ऑन करके आपको क्या ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी। पार्ट 3 तभी देख पाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। सभी विद्यार्थी लगभग 3-3 कमेंट करेंगे। कितने? सभी विद्यार्थी 3-3 कमेंट करेंगे। ठीक है, और आपको लिखना, एक कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू, दूसरे कमेंट में आपको लिखना है पार्ट 3 कब आएगा। सभी विद्यार्थी करेंगे कि पार्ट 3 की वीडियो कब आएगी, इस तरीके से। और एक कमेंट आपको स्वयं अपने हिसाब से करना है। 3-3 कमेंट सभी विद्यार्थियों को करने हैं। जैसे आप 3-3 कमेंट कर देंगे, पार्ट 3 की वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी जगह फैला दो, आग लगा दो। ठीक है, तो छात्रों यहाँ से देखिए आपको 11 से 20 और 21 और 22 क्वेश्चन मिलेंगे। कहाँ से? देखिए अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का आप चलाते होंगे। यहाँ पर आपको ये सर्च बार दिखता है। ठीक है, तो इस सर्च बार पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सर्च का यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। मैं यहाँ पर देखिए क्या सर्च कर रहा हूँ, वही आपको लिखना है SK, ये लिखना है। फिर आपको लिखना है TEACH। ओके, तो आपको यहाँ पर TEACH लिखना है। ये आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। बच्चों जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो इस तरीके का आपके सामने पेज दिखेगा। तो आपको फिर आपको नीचे जाना है। देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर ये देखिए इस तरीके का पेज दिखेगा www.skteach.com। ये आपको यहाँ पर इस तरीके का दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके का आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको होम देखिएगा, बोर्ड देखिएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी पर क्लिक नहीं करना, आपको नीचे आना है। जैसे ही और नीचे आओगे देखिए ये आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, ये यहाँ पर है क्लास 8 साइंस का पेपर है ना। ये भी आपका क्लास 8 साइंस का यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हो। ठीक है, 6 का आपको यहाँ पर जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से आपको यहाँ पर आना है और अंक की जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको यहाँ से प्राप्त करना है। तो जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आ जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पर टाइम लग जाए, तो इसलिए आपको गूगल पर बार बार www.skteach.com सर्च करके यहाँ पर आते रहना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।